आई एम ऑडिबल। अभी आ रही है आवाज? ओके ओके। सो हमने जो एग्जाम्पल्स लिए थे लास्ट टाइम, हमने उसी में से मैं बता रहा था कि हमने बोला था कि बहुत सारे जो, हाँ, तो लास्ट टाइम हमने जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें बताया था कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमने कहा था कि जो मॉडर्न साइंसेस है उसमें हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ जाता है। और टाइम मैनेजमेंट लाइफ के लिए कितना जरूरी है वो हम सबको पता है कि टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। और इसी में हमने कहा था कि उससे क्या होता है कि जब हम मॉडर्न साइंसेस जैसे टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये सब है, उनको जब हम शुरू करते हैं, जब हम उसको यूज़ करते हैं, तो यूज़ करने से क्या होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सब बिगड़ जाता है। तो वहां से हमने बोला था कि जो इम्पोर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट का, वो कितना ज़्यादा जरूरी है। ये सब चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि वैदिक साइंसेस में जो मंत्रा मेडिटेशन है, दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट। और दैट इज द बेनिफिट ऑफ द मंत्रा मेडिटेशन, कि हमारा जो माइंड है वो काम हो जाता है, बहुत शांत हो जाता है ना। और हम लोग फोकस कर पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं चीज़ों को। और हमारी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये सब हमने मंत्रा मेडिटेशन के लास्ट टाइम जो है इसके बेनिफिट्स किए थे, ये सब चीज़ें की थी। तो ये आज हम जो है एक नया टॉपिक करेंगे, दैट इज द बेसिकली एंगर मैनेजमेंट। ओके, तो एंगर मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, आजकल सबको ही इसकी बहुत जरूरत है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको गुस्सा ना आता हो। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी वी विल प्रोसीड टू एडवोकेट रिद्धि, शी विल प्रोसीड। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज बहुत सारे नए बच्चे भी हैं। वी हैव टुडे हैविंग कंबाइंड क्लास ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सो इसलिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दोबारा देना चाहूंगी क्योंकि कई गर्ल्स तो ऑलरेडी हैव अटेंडेड अ सेशन विद मी लास्ट टाइम, बट बॉयज के लिए आई एम न्यू। सो माई सेल्फ एडवोकेट रिद्धि गुप्ता एंड एम एक्स एल्यूमिनी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. So I have done my BA LLB graduation from ULS Punjab University Chandigarh. So in today's session, as we heard from Dr. Nitin, कि आज हम क्या सीखेंगे, एंगर मैनेजमेंट के बारे में. तो एंगर मैनेजमेंट सीखने से पहले हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आएंगे. फर्स्टली क्या क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एंगर. एंगर होता क्या है, गुस्सा, क्रोध क्या चीज होती है, और उसका ओरिजिन क्या है, कि वो गुस्सा आता क्यों है, वो आ कहाँ से रहा है. इस चीज को हमें जानना पड़ेगा अगर हमें एंगर मैनेजमेंट सीखना है. एंगर ओरिजिन का बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है, मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने अपने किसी फ्रेंड को कुछ करने के लिए कहा कि आप मेरे को ये चीज दे दीजिए, और अगर वो मुझे वो चीज नहीं देता है तो मुझे क्या गुस्सा आता है. मैंने अपने पेरेंट्स से किसी चीज की परमिशन मांगी और उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि नहीं तुम यहाँ नहीं जाओगे, नहीं हम तुम्हें ये चीज नहीं दिलाएंगे. तो मुझे वो चीज सुन के क्या है, गुस्सा आया, एंगर आया. तो ओरिजिन ऑफ एंगर क्या है, अलग अलग रीजंस हो रहे हैं इसके. तो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एंगर, हम वो चीज सीखेंगे इस वेबिनार में. फर्स्टली. सेकेंडली वी विल लर्न टाइप्स ऑफ एंगर. क्या एंगर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. जब हम एक एंगर वर्ड सुनते हैं हम सबके दिमाग में क्या आता है, एक नेगेटिव सा पॉइंट आता है. गुस्सा बहुत ही नेगेटिव चीज आती है. बट एंगर कैन बी ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हम इस चीज को भी इस सेशन में सीखेंगे. थर्ड थिंग वी विल बी लर्निंग अबाउट इज एंगर मैनेजमेंट. एंगर मैनेजमेंट के बारे में अब हमने ये तो जान लिया कि गुस्सा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और किस तरह का गुस्सा है. अब उस गुस्से का कंट्रोल कैसे किया जाए अपनी लाइफ में, हम उस गुस्से को मैनेज कैसे करें, उस चीज को हम इस सेशन से लर्न करने की कोशिश करेंगे. अ, मैं सारे ही स्टूडेंट से अ, अ, कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिए, इट विल बी वेरी गुड. बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन बन जाता है उससे, हम एक दूसरे को जान पाएंगे अच्छे से. वी विल बी एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर बिकॉज ऑफ वीडियो.
तो अगर आप कर सकते हैं, पॉसिबल है तो प्लीज कर लीजिए। सो मूविंग अहेड, अब एंगर होता क्या है, हम ये सबसे पहले लर्न करेंगे। व्हाट इज एंगर? एंगर इज अ टाइप ऑफ इमोशन बेसिकली। जैसे कि हम सब जानते हैं, एक इमोशन एंगर, जैसे अगर हम दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, वो चीज भी एक इमोशन है। हम किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, हैप्पी होते हैं, वो एक इमोशन है। हम किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, वो भी एक इमोशन है। उसी तरह एंगर भी एक इमोशन है, एक फीलिंग है। ठीक है। तो एंगर इज नथिंग बेसिकली, वो क्या है, एक इमोशन है हमारा, जो हमारे किसी चीज की वजह से हमारे में आ रहा है। एंगर इमोशन हुआ। और एंगर बेसिकली क्या है कि वन स्टेप क्लोजर टू डेंजर। अगर हम एंगर के आगे डी लगा दे तो वो क्या बन जाता है? डेंजर। तो हाँ, अगर हमारे अंदर गुस्सा आएगा तो गुस्से से हम किस किस स्टेप की तरफ क्लोज जाएंगे? डेंजर की तरफ। हम गुस्से में बहुत ही सारे गलत स्टेप्स ले लेते हैं, जो कि किसकी तरफ हमें लीड करके ले जाता है? डेंजर की तरफ। जैसे कि गुस्से में आके हम स्टेप ले लेते हैं कि मैं किसी को फिजिकली हार्म कर दूं, मैं किसी को थप्पड़ मार दूं, किसी को धक्का मार दूं, घेर दूं। तो उससे क्या है, सामने वाले के लिए डेंजर क्रिएट हो गया है, मैंने उसको मारा है, उसको चोट लग सकती है। वो डेंजर हुआ ना एक तरह से। तो वो कहाँ से आया? एंगर से। तो एंगर से हम किसकी तरफ क्लोज जा रहे हैं? डेंजर की तरफ हम क्लोज चले जाते हैं। और एंगर जो है वो क्या है? वो हार्मफुल फॉर आवरसेल्व्स है। हम हमारे लिए ही हार्मफुल है। और किसी के लिए बाद में हार्मफुल होएगा, गलत होएगा, उससे पहले हमारे लिए हार्मफुल है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आता है, होल्डिंग ऑफ अ बर्निंग कोल। अगर हम एक जलता हुआ अंगारा या कोयला अपने हाथ में लेते हैं गुस्से में आके, ये सोचकर कि मैं उस जलते हुए अंगारे को या कोयले को सामने वाले के ऊपर मारूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है कि उसको मैं हार्म पहुंचा सकूं, उसको चोट पहुंचा सकूं। मैं अपने एंगर में आके ये डिसीजन ले लेती हूँ कि मैं इस जलते हुए कोयले से उसको मार दूंगी। तो उस जलते हुए कोयले से पहले मुझे हार्म होगा ना, क्योंकि उस जलते हुए कोयले को मैंने अपने हाथ पे रखा है। पहले मेरा हाथ जलेगा कि सामने वाला जलेगा? सामने वाले को तो बाद में हार्म होएगा ना। तो हम एंगर की वजह से, गुस्से की वजह से अपने आप को हार्म पहुंचा लेते हैं सबसे पहले। दूसरे तक हार्म बाद में पहुंचता है। लॉर्ड बुद्धा ने अपनी एक प्रीचिंग में कहा था कि जो गुस्सा होता है, गुस्से की वजह से हमें बाद में हार्म मिलता है अपने ऊपर। गुस्से से हमारे ऊपर जल्दी हार्म आता है। गुस्सा आया, उससे मुझ पे हार्म आया, गुस्से से मैंने जो किया उसका हार्म तो बाद में आएगा ही आएगा। कि अगर मैं जलता हुआ कोयला सामने वाले पे फेंकूंगी, वो चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो भी कोई स्टेप बैक करेगा मेरे ऊपर। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि एंगर जो है, जो एक ऐसा इमोशन है जो हमें एक डेंजर की तरफ लेके जाता तो है ही है, साथ साथ वो दूसरे को हार्म करने से पहले मुझे खुद को हार्म करता है। अब ये तो हमें पता चल गया कि गुस्सा क्या चीज है, एंगर क्या है। अब पॉइंट आता है कि एंगर, जब वर्ड सुनते हैं आप सबके दिमाग में क्या है? नेगेटिव पॉइंट आता है कि एंगर बहुत ही गलत चीज है, एंगर से सब कुछ गलत हो रहा है। एंड इनफैक्ट होता भी है। बट एंगर का एक पॉजिटिव साइड भी है। गुस्सा होने से कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं। वो कैसे? सबसे पहला है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे। मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई काम किया, ठीक है, और उस काम को करने के बाद वो काम अच्छा नहीं हुआ, जिस तरह से मैं चाहती थी वो उस तरह से नहीं हुआ। तो मुझे क्या है? अपने ऊपर गुस्सा आएगा कि नहीं, ये काम ऐसे नहीं हुआ, मुझे ऐसे चाहिए था। जब वो काम वैसे नहीं होता तो मैं गुस्से में आके क्या कर लेती हूँ? अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, अगली बार से मैं ऐसी चीज नहीं करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मूड प्रोपोजिशन था कोई, मैंने मूड की प्रिपरेशन करी अपनी तरफ से। बट जब मैं मूड प्रोपोजिशन देकर आई वहां पर जजेस के सामने, मेरा मूड कंपटीशन अच्छा नहीं हुआ। तो मैं क्या है, अगली मुझे उस बात पे गुस्सा आता है कि अरे मेरा मूड प्रोपोजिशन कैसे अच्छा नहीं हुआ, मेरा मूड कंपटीशन में मुझको फर्स्ट आना था, मैं तो नहीं आ पाई। तो अगली बार मूड कंपटीशन होता है तो मैं अपने आप को सेल्फ इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ कि मैं लास्ट टाइम जो मैंने चीजें करी थी उस चीज को रिपीट ना करूँ। और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा आया था, एंगर आया था, बिकॉज ऑफ एंगर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एंगर की वजह से गुड पॉइंट हुआ, क्या हुई? सेल्फ इम्प्रूवमेंट करी मैंने अपनी लाइफ में। सेकेंड पॉइंट इज बैड हैबिट्स कैन बी इम्प्रूव्ड। वो कैसे?
मेरे अंदर कोई बैड हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा कल एग्जाम है, मेरे को पता है कि एक हफ्ते बाद मेरा सीपीसी का सीआरपीसी का एग्जाम है, बट मैं उसको नहीं पढ़ रही हूँ। मैं पूरे हफ्ते कभी पार्टीज में जा रही हूँ, कभी कुछ और अटेंड कर रही हूँ फंक्शन, कभी कुछ और कर रही हूँ। अब जब एक दिन रह गया एग्जाम में, तो उस वक्त मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। एंड हम सबको पता है कि सीपीसी सीआरपीसी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो ये मेरी बैड हैबिट्स थी ना, जिसकी वजह से मैं सीपीसी सीआरपीसी में उतने नंबर नहीं ला पाई जितने मैं ला सकती थी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे साथ खुद हुआ है। हम सबको पता है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लॉ के बहुत इजी सब्जेक्ट्स रहते हैं, टॉर्ट्स हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, ये काफी इजी सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम इनको 2 दिन पहले भी पढ़ने लगते हैं तो हम फिर भी कवर अप कर लेते हैं। वहीं जब हम थर्ड ईयर में आने लगते हैं, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, आईपीसी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हम सबको आने लगते हैं। और इन सब्जेक्ट्स को हम एक दिन में या 2 दिन में प्रिपेयर नहीं कर सकते। हमें इसके लिए क्या है, पूरे सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। तब जाके हम लास्ट में एग्जाम्स में 90% ला पाएंगे, जो हम वो टॉट्स में पढ़ के 2 दिन पहले ला पा रहे थे। अब मुझे क्या आया, गुस्सा आएगा कि हाय मेरे इस वाले सब्जेक्ट में 90% नहीं आए। मेरे फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, अब थर्ड ईयर में मेरी परसेंटेज 85 क्यों हो गई? तो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ माई बैड हैबिट्स। तो अब मैं क्या, अपनी बैड हैबिट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। अब मैं बैड हैबिट्स इम्प्रूव क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा आया कि मेरे मार्क्स कम आए हैं। तो यहाँ से हम एंगर की वजह से एक और गुड पॉइंट देख रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है हमारी लाइफ में। थर्ड थिंग इज गुड टाइम मैनेजमेंट, भी हम इससे सीखते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमें किसी ट्रेन के टाइमिंग्स थे, हमारी ट्रेन की टिकट बुक हुई हुई थी, हमें कहीं जाना था। तो वहां पे अब हमें टाइम से पहुंचना पड़ेगा। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंच जाएगी ना, कि उसने इतने बजे अराइव करना है स्टेशन पे। तो उससे हाफ एन आवर पहले तो मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी ट्रेन देख सकूं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बट अगर मैं अपने टाइम से ही नहीं वहां पहुंची और वो ट्रेन चली गई, तो मुझे कितना गुस्सा आएगा कि मैं अपनी जर्नी नहीं स्टार्ट कर पाई। मुझे जहां पहुंचना था वहां जाकर भी मुझे कुछ काम थे, मेरी कमिटमेंट्स थी, अब मैं उनको भी फॉलो अप नहीं कर पाऊंगी, पूरी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने गुड टाइम मैनेजमेंट नहीं किया था। अब गुड टाइम मैनेजमेंट ना करने की वजह से मुझे क्या आएगा, गुस्सा आएगा। और अगली बार जब मेरी ट्रेन होगी, तो मैं आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा पहले पहुंच जाऊं। तो इससे हम देख रहे हैं कि अगर हमें एंगर इश्यूज आ रहे हैं, तो वो हमें एक अच्छी तरफ भी लेके जा रहे हैं, कि मेरे को सेल्फ इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, वो बैड हैबिट्स से बचा रहे हैं, गुड टाइम मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं। ये तो हो गया कि गुस्सा जब मुझे अपने ऊपर खुद आया, उससे मैंने क्या लर्न किया, कि मैंने सेल्फ इंप्रूव करने की कोशिश करी, अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करने की कोशिश करी, अपने आप को टाइम मैनेजमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करी। सेकंड पॉजिटिव इम्पैक्ट हम एंगर का किस तरह देख सकते हैं, कि अगर कोई और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो वो भी अच्छा हो सकता है। कैसे? हम ये एग्जांपल अपनी लाइफ से देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से। हमें बचपन में कितनी चीजों के लिए डांटा जाता था। अगर हम छोटे हैं, अगर मैं आग के अंदर उंगली दूंगी, तो मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे। डांटेंगे ना कि भाई बच्चे इस आग के अंदर उंगली मत दो, इससे तुम्हें क्या है, चोट लग जाएगी। हम एक बार में नहीं सुनते, फिर वो क्या है, गुस्सा करने लगते हैं। तो उनके एंगर की वजह से आज अब मैं ये चीज लर्न कर चुकी हूँ, कि अगर मैं आग में अपना हाथ डालूंगी तो मेरा हाथ जल जाएगा। इसी तरह पेरेंट्स से हमने और भी कितनी चीजें सीखी है, डांट खा खा के। उसी तरह टीचर्स से, हमें टीचर्स कितनी बार कितनी चीजों के लिए डांटती है, कि इस सब्जेक्ट्स को तुम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, तुमने अपनी फाइल इस तरह से नहीं बनाई है। हमें अपनी बोर्ड्स में जब फाइल सबमिट करनी होती थी ट्वेल्थ में, तो एक पैटर्न होता था, फॉलो करना होता था, कि हाँ हमें इतने डायग्राम्स शो करने हैं अपनी फाइल में, हमें इंडेक्स बनाना है, पेज नंबरिंग करनी है। अगर वो चीजें नहीं करोगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसी तरह हम अभी अपनी मूड प्रोपोजिशंस की जब फाइल बनाते हैं, एप्लिएंट साइड से, प्लेंटिव साइड से, तो हमें होता है कि हाँ रेड कवर इस फाइल के लिए लगाना है, यूज करना है, हमें ब्लू कवर इस फाइल के लिए यूज करना है। और हमें अपनी जजमेंट्स ऐड करनी है, अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइड करनी है। तो एक प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ता है ना। वो चीजें हम कैसे सीखते हैं, जब टीचर से डांट खाते हैं। तो वो चीजें हमें किसी और का गुस्सा हमारे लिए इवोक करता है, हमें हमारे करियर को अच्छा करने के लिए। थर्डली, कितनी बार हम डॉक्टर से भी डांट खाते हैं, कि आपने अपनी हेल्थ इश्यूज इसलिए बढ़ा रखे कि आप ये चीज अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो नहीं करते हो, आपको वॉक करना चाहिए,
फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर कितनी बार हमें डांटता है, तो उससे भी तो हमारे लिए कोई और डांट रहा है, बट वो इवोक हमें कर रहे हैं हमारे गुड हैबिट्स के लिए, हमारी अच्छाई के लिए। तो वो एंगर भी हमारे लिए क्या है, एक अच्छी साइड पे हमें लेके जाता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आता है रामायण में, एंगर ऑफ लॉर्ड रामा। तो लॉर्ड राम, जब भगवान राम को क्रॉस करना था सेतु बंध को, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी। तो राम जी ने जब समुद्र से प्रार्थना करी कि आप कृपया शांत हो जाइए और हमें रास्ता दीजिए क्रॉस करने के लिए, तो समुद्र ने नहीं दिया। तो राम जी ने व्रत रखा, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया प्रार्थना करने के लिए उनके लिए। तो वहां पे तब राम जी के साथ जितने भी थे सब क्या कहने लगे कि आप तो एक तीर मारेंगे तो उससे जो समुद्र है वो आपको रास्ता दे देगा, तो आपको व्रत रखने की क्या आवश्यकता है। तो राम जी कहते हैं कि नहीं, ये हमारे फोर फादर्स आते हैं, समुद्र जो है हमारे फोर फादर्स में आते हैं, तो मैं इनसे प्रार्थना करूंगा, प्रे करूंगा, तब भी वो मुझे रास्ता दे देंगे। पर जब 2 दिन तक समुद्र उनको रास्ता नहीं देते हैं, तब क्या है, भगवान राम को गुस्सा आता है। जब उन्हें एंगर आता है तो वो गुस्से में आके उनको बोलते हैं समुद्र को कि अब तुम मुझे रास्ता दोगे या मैं अपने तीर से तुम्हें पूरा सुखा दूं। तब समुद्र को रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो मेरे भगवान राम है, ये मेरे स्वयं भगवान है, मैं इनके साथ इनको रास्ता नहीं दे रहा था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भगवान के गुस्से से भी क्या हो रही है, समुद्र को सेल्फ रियलाइजेशन हुई। उसको पता चला कि सामने वाला कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है कि ऐसी मुझसे जाने के लिए रास्ता मांग रहा था, वह स्वयं भगवान राम थे। तो किसी भगवान के गुस्से से उस समुद्र को सेल्फ रियलाइजेशन हुई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि खुद के ऊपर गुस्सा आने से भी बेनिफिशियल है, कोई और हमारे ऊपर गुस्सा करे, इवोक करे, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। और ऐसे छोटी मोटी स्टोरीज जो हम जैसे राम जी की स्टोरीज सुन रहे हैं, वो भी हमें सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। इन सब में हम क्या देख रहे हैं, कॉमन क्या है, गुस्सा, एंगर। तो जिस चीज को हम बहुत ही नेगेटिव वे से सोच रहे थे कि एंगर हमेशा एक नेगेटिव चीज है, वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव रोल भी प्ले कर सकती है। तो इसके बाद अभी डॉक्टर नितिन कंटिन्यू करेंगे एंड ही विल टेल यू फर्दर। ओके, तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें सुन ली, गुस्सा 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 गुस्सा। तो ये गुस्सा एक इमोशन है, अभी तक हमने सुना है इमोशन है। ठीक है, इमोशन बहुत तरह के होते हैं ना, है ना, हंसी वाले, हाँ, रुलाने वाले, कई तरह के होते हैं, लेकिन ये ऐसा इमोशन है ना जो हमारी इमेज ना बड़ी गंदी बना देता है ना। फ्रेंड सर्कल में हम लोग देखें, यार उसको ना गुस्सा बहुत आता है, उसके सामने ये बात मत करियो, ऐसे कहते हैं ना, यार उसको ये बात मत बताइयो, क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसा ना देखो, हम लोग भी कॉलेज में रहे हैं फ्रेंड सर्कल में। तो फ्रेंड सर्कल में ना एक पर्सन ऐसा होता है, लड़ाई कराने वाला, है ना। वो क्या होता है, किसी को मतलब कोई आंख बंद करके भी नहीं सोचेगा कि ये पर्सन मेरी बात इधर से उधर कर रहा है, लेकिन वो, और जो करता है ना ये वाली बात, फिर जब लड़ाई होती है दोनों के आपस में, अच्छा उसने मेरे मेरे बारे में ऐसे कहा, पहले तो चल कोई बात नहीं कह दिया, अच्छा ये भी कह रहा था, अच्छा ये भी कह रहा था, उसको तो मैं देखता हूँ अभी जाके, है ना। फिर जब ये वाली फीलिंग आती है ना, तो जो लड़ाई कराता है, सब कराता है ना, उसको मजा आता है, अच्छा अब आएगा मजा, अब देखते हैं कि क्या होगा, दोनों जब भिड़ेंगे ना आपस में गुस्से में, तो मजा आएगा। तो ये, अब देखो, ये ना हमारी लाइफ से ऐसे जुड़ चुका है गुस्सा होना, कि कहीं इससे हमारी कहीं हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। ठीक है। और जैसे हम सुन रहे थे कि अगर रेंजर के सामने डी लगा दे तो वो क्या बन जाता है, डेंजर। तो हमारे लिए खतरनाक भी है बहुत ज्यादा। तो अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन अच्छा ना बहुत कम कंडीशन में, और बुरा ज्यादा कंडीशन में। तो इसीलिए अभी तक तो हमने सुन लिया, अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब ये आता कैसे है और कहाँ कहाँ किस किस पर्सन में आता है। तो सबसे पहला है कंट्रोलिंग पर्सन। कंट्रोलिंग पर्सन समझते हैं? कंट्रोलिंग पर्सन का मतलब है जो सबको कंट्रोल में करना चाहता है, सबको अपने जैसे होते हैं ना कमांडर्स, जो ट्रेनिंग देते हैं, तो उनकी इमेज कैसी होती है, जो कमांडर ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं या कहीं और देखते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मुच्छें होती हैं ऐसे, है ना। और वो लोग क्या करते हैं, मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या बोलते हैं, आपके बाल ठीक से कटे होने चाहिए, आपकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, ठीक से चलो, सीधे खड़े हो, ऐसे करो वैसे करो। और अगर कोई गलत कर दे उनके सामने, तो क्या करो, पूरे ग्राउंड के 10 चक्कर लगा के आओ, हाँ ये करो वो करो।
और ऐसे बोलते हैं वो कि बंदा वहीं ढेर हो जाए, मतलब पर्सन वहीं पे क्या हो जाए, गिर जाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुस्सा बहुत होता है। तो ये जो कंट्रोलिंग पर्सन्स होते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, है ना। प्रिंसिपल तो हमेशा ऐसे ही होते हैं जो गुस्से वाले होते हैं बहुत, है ना। बहुत कम प्रिंसिपल ऐसे देखे हैं मैंने जो शांत होते हैं। कोई जाए, प्रिंसिपल मैम, बोले हाँ मैम मैं एक महीने के लिए नहीं आऊंगा कॉलेज में। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, ऐसी प्रिंसिपल देखी है, बहुत कम होंगी। और किसी को बोलो प्रिंस जो गुस्से वाली होगी प्रिंसिपल मैम, उनको बोलेंगे प्रिंसिपल मैम 2 दिन के लिए, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठ जाओ, अटेंडेंस तुम्हारी पूरी नहीं है, लेक्चर में बंक रहते हो, हमेशा हमेशा बाहर ही दिखती हूँ घूमते हुए। हाँ, तो ऐसे भी प्रिंसिपल होते हैं, एचओडी होते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब क्या, कि जो कंट्रोलिंग पर्सन्स होते हैं उनके अंदर गुस्सा तो ऐसे ही रहता है नाक पे। हाँ, जो कंट्रोलिंग पर्सन्स होते हैं उनका नाक पे रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक ना शॉप है, कॉफी शॉप है। तो उसके जो ऑनर है ना, उनको कभी बैठे हुए नहीं देखा मैंने, वो हमेशा खड़े रहते हैं। और उनकी शॉप इतनी छोटी है, उसमें 5-6 लोग काम करते हैं। तो वो जैसे ही थोड़ी सी गलती होगी ना, अंकल बस देखेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो ऐसे कंट्रोल करते हैं, वो बस देखेंगे कि सामने वाला, हाँ हाँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। तो ये होता है कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो ऐसे जो कंट्रोलिंग बिहेवियर वाले पर्सन होते हैं, उनका गुस्सा पूरे नाक पे रहता है, कि उनकी नजरों से ही वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। हाँ तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये कंट्रोलिंग पर्सन्स में आता है गुस्सा। दूसरा, नेक्स्ट, एंजॉइंग पर्सन। एंजॉइंग पर्सन कैसे होते हैं? बोले मस्ती चाहिए। बोले कहाँ मस्ती चाहिए? बोले क्लास में भी मस्ती चाहिए। अच्छा ठीक है, क्लास में मस्ती नहीं हो रही यार, क्लास में ना ये जो वाला टीचर ना बहुत सीरियस है, सिर्फ पढ़ाई की बात करता है और कुछ करता ही नहीं, फिर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ, सारा दिन पढ़ाता ही रहता है और कुछ करता नहीं। टूरिस्ट प्लेस में भी मजे चाहिए, मंदिर में भी मजे चाहिए। बोले मंदिर में पुजारी जी ने क्या दे दिया आज प्रसाद, कुछ अच्छा सा नहीं दे सकते थे? हाँ, कैसा मंदिर है ये, यहाँ पर शादी नहीं मिलता, कैसे लोग हैं यहाँ के, इतनी लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है ना। लेकिन इंडियन मंदिर में जब तक आप धक्के ना खा लेना, तो जब तक मतलब 2-4 लोग ऐसे भीड़ में धक्का ना मार ले, है ना, तब तक माना नहीं जाता कि दर्शन हुए, है ना। हमारे यहाँ पे होता है ना ऐसे। बोले जब तक लंबी लाइन ना लगी हो, मजा ही नहीं आता मंदिर में देखने का। लेकिन जहाँ लंबी लाइन हो, अरे बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए, क्या कहें। हाँ, तो लोग जब बोलते हैं। तक चप्पल ना चोरी हो जाए। हाँ, दूसरी मंदिर की वो कब होती है? जब तक चप्पल ना चोरी हो जाए। बोले चप्पल चोरी होगी ना, बोले हाँ उस मंदिर की बड़ी मान्यता है, उस टेम्पल की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वहां तो चप्पल ही चोरी हो जाती है। तो इस टाइप से जो है, एक सेकेंड। हाँ, तो उस मंदिर की बड़ी पॉपुलैरिटी है। तो इंजॉइंग पर्सन, जिसको हर जगह एंजॉय चाहिए, उसको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको एंजॉयमेंट चाहिए ना, रिस्ट्रिक्शंस में रह नहीं सकता। बोले क्या, सुबह सुबह 8 बजे क्लास रख ली, हाँ सुबह सुबह लेक्चर लगा लिया 9 बजे, 9 बजे कौन जाता है? हाँ, तो उनको गुस्सा, इन ऐसे पर्सन्स को भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नेक्स्ट, परफेक्शनिस्ट। हाँ, ऐसे लोग बहुत होते हैं। परफेक्शनिस्ट मतलब जो हर जगह देखते हैं ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, अरे कैसे कर रहे हो ये, ऐसे नहीं करना, ठीक से करो, ठीक से क्यों नहीं करते हो? हाँ, जैसे हमारे स्कूल में एक पीटीआई सर थे। तो वो क्या करते थे, उनको बड़ा अच्छा लगता था रो में लगाना, तो सबसे छोटी हाइट का पर्सन आगे होगा, फिर लंबी 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 हाइट का। तो वो क्या करते थे, वो सबके सामने ऐसे खड़े होके उसको बिल्कुल देखते थे कि सबकी ऐसे 1 बाय 1 उनकी उनका जो हाइट है वो है कि नहीं है। और जो बीच में गलत घुसा होता था उसको उसी टाइम, अब तो चलो ये रूल नहीं है पीटने वाला, उस टाइम पे ऐसे चलता था कि कहीं भी कभी भी टीचर कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। मतलब हमारे टाइम में ऐसा था, अब तो पनिश कर ही नहीं सकते। हाँ, ऐसी ऐसी सजा हो सकती है, होती थी कि अब बताया भी नहीं जा सकता। स्कूल में ऐसी ऐसी पनिशमेंट मिलती थी। तो वो जो पीटीआई सर थे ना, वो सुबह ही, अभी प्रेयर शुरू भी नहीं हुई, अभी प्रेयर तो कर लेने दो बच्चे को, प्रेयर शुरू भी नहीं हुई, लेकिन परफेक्शनिस्ट है ना, तो क्या बोलते हैं, उसी टाइम लगाएंगे, तेरे को अपनी हाइट का नहीं पता, तेरे से आगे वाला लंबा है कि छोटा है? हाँ, उसी टाइम मारते थे। तो कहने का मतलब क्या है, जो परफेक्शनिस्ट पर्सन होते हैं ना, जिनको हर चीज परफेक्शन चाहिए, उनको भी बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट, अच्छा परफेक्शनिस्ट का ना एक एग्जाम्पल देते हैं, बड़ा अच्छा फनी सा एग्जाम्पल है। बोले एक एक गर्ल है, ठीक है,
एक लड़की है कोई, वो कहती है कि मुझे एक परफेक्ट पर्सन चाहिए। तो वहां पर क्या होता है कि वो एक जगह पे जाती है। तो फर्स्ट फ्लोर पे, पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे जाती है, तो ग्राउंड फ्लोर पे ना एक पर्सन होता है, गरीब सा, हाँ पतला सा। उसको देख के कहती है नहीं नहीं, ये ऐसा पर्सन नहीं, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए। वो नेक्स्ट फ्लोर पे जाती है, तो वहां पे थोड़ा हेल्थी सा पर्सन होता है, लेकिन उसके पास कोई मतलब वेल्थ नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो कहती है नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। फिर उससे ऊपर जाती है, तो पर्सन होता है, थोड़ा हेल्थी भी होता है, अच्छा भी होता है, स्मार्ट भी होता है, और उसके पास वेल्थ भी होती है। तो वो कहती है सब कुछ तो है, लेकिन अच्छा सा नहीं लग रहा है। बोली इससे ऊपर गए, बोले इसके पास घर है, बिजनेस है, गाड़ी है, सब कुछ है, बिल्कुल परफेक्ट है। कहती हाँ बस इससे थोड़ा सा और ऊपर जाना है। तो सबसे ऊपर जाती है, वहां पे कंकाल पड़े होते हैं। तो बोलते हैं तेरे लिए यही है, हाँ इससे ऊपर क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया। तो ये जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, कोई परफेक्ट भी होगा ना, उसमें और परफेक्शन ढूंढने में लगे होते हैं, और इससे वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इनका गुस्सा कभी भी निकल पड़ता है। तो इस टाइप से ये जो पर्सन्स होते हैं, इनके अंदर इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स में ये एंजर अराइज होता है। नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो, दो तरह का गुस्सा होता है। एक होता है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव समझते हैं, कि वहीं बम फट गया, लावा वहीं फट गया। जैसे किसी पे गुस्सा आया, तो क्या करते हैं, बोले तू ऐसा है, बोली जोर जोर से, तूने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, वो जो भयंकर वाला गुस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव एंजर। कि गुस्सा ऐसा आया कि दुनिया हिला दी। हाँ, ऐसे होता है ना, कई लोग बोले गुस्सा करते हैं तो पूरा, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक सर हैं, वो बेचारे शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, और जब उनका गुस्सा होता है ना, तो पूरा कॉरिडोर हिल जाता है, सबको पता लग जाता है सर गुस्से में है। हाँ, उनको कभी भी जो है क्रोध की ज्वाला फट जाती है। तो इसको ऐसे लोगों को, इनको बोलते हैं एक्सप्लोसिव एंजर। लेकिन ये जो गुस्सा होता है ना, एक्सप्लोसिव एंजर वाला जो गुस्सा होता है, ये कैसा होता है, कि मान लो किसी पर्सन के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो उसको गुस्सा आया, तो वो क्या करता है, उसी टाइम उस गुस्से को निकाल देता है। ठीक है, गुस्सा निकाल दिया, बोले अब ठीक लग रहा है, हाँ अब ठीक है, गुस्सा निकल गया मेरा, अब अच्छा लग रहा है। लेकिन जब वो गुस्सा कर रहे होते हैं, तो क्या क्या बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, पता भी नहीं लगता कि क्या क्या वर्ड्स उस पर्सन ने बोल दिए गुस्से में। ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, नेक्स्ट, इम्प्लोसिव एंजर। इम्प्लोसिव एंजर मतलब, गुस्सा पहले किसी ने बोला, अच्छा पता है वो तेरे बारे में ऐसे कह रहा था, अच्छा क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था, ठीक है। फिर वो बोलेंगे, फिर उसने पता है क्या कहा, क्या कहा, उसने ये कहा, अच्छा ठीक है, फिर हाथ ऐसे होने लग जाता है। अच्छा फिर पता है उसने और क्या कहा, बोले क्या कहा, उसने फिर ये कहा, फिर हाथ ऐसे बंद हो जाता है कि बस कंट्रोल किया हुआ है अपने अंदर, वो लावा अपने अंदर ही घूम रहा है। इसको बोलते हैं इम्प्लोसिव एंजर। इम्प्लोसिव एंजर का मतलब क्या है, कि पर्सन अपने अंदर ही गुस्से को रखता है, बोल नहीं सकता ना, वो क्या रखता है, अपने अंदर ही रखता है। लेकिन इसी में नेक्स्ट करें, तो ये जो इम्प्लोसिव एंजर वाले होते हैं ना, उससे क्या होता है, इतने नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। हम मोस्टली क्या है, हम लोग इम्प्लोसिव एंजर वाले लोग हैं। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को गुस्सा आता है किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा, जब गुस्सा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार अगर मैं इसको बोलूंगा ये क्या सोचेगा, अपने अंदर ही रखते हैं बात को। तो वो गुस्सा क्या होता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर क्या होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, कलेक्ट होने लग जाता है ना। तो जब वो कलेक्ट होने लग जाता है, गुस्सा कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है, तो क्या होता है, उससे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, फोकस एंड कंसंट्रेशन लॉस। और दूसरी चीज क्या है, उससे बंदे जो पर्सन है उसका फोकस और कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, इंटेलिजेंस ब्लाइंड। हाँ, वो लावा ऐसे घूम रहा होता है पर्सन के माइंड में, इतनी बुरी तरह घूम रहा होता है कि उसकी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है, कि मेरे को मतलब वो भूल ही जाता है कि सामने वाला पर्सन मेरा क्या लगता है क्या नहीं है, क्योंकि उसका वो लावा बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है। लावा बाहर नहीं निकल रहा, तो क्या हो रहा है, अंदर से वो पर्सन उसके बारे में इतना नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि वो गुस्सा बाहर नहीं निकल रहा, वो फीलिंग्स बाहर नहीं निकल रही, उसको कैप्चर कर लिया अंदर ही। तो क्या हो रहा है, वो उस अब वो मान लो दो, उसके फादर ही है या उसकी मदर ही है या उसका भाई ही है, तो अपने भाई के लिए भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, क्यों आ रही है, क्योंकि वो गुस्सा अंदर है, वो बाहर नहीं आया।
तो उस इसी को बोला इंटेलिजेंस ब्लाइंड, कि मेरी मेरी जो इंटेलिजेंस है वही खत्म होगी, सोचने समझने की शक्ति ही खत्म होगी। तो ये इफेक्ट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर, फोकस और कंसंट्रेशन लॉस। ठीक है। तो अब इससे, अब डेंजर मैनेजमेंट, सॉरी डेंजर मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं वैसे इसको, मैंने बोल दिया डेंजर मैनेजमेंट, वैसे बात तो सही है, इंजर मैनेजमेंट डेंजर मैनेजमेंट। तो अब इसको मैनेज कैसे करें, ठीक कैसे करें? हाँ, पहला, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एरो। मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ओ तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तेरा अब उसका तो तेरा बुरा होगा। मैं, जैसे कई लोग बोल देते हैं ना कि मेरे दिल से तो ये बददुआ निकलेगी तेरे लिए, तेरा ऐसे हो जाएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन अगर हम जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ है अभी किसी के लिए, मैं उसको बोल रहा हूँ तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। लेकिन अगर उसी टाइम मान लो कोई आलसी है, मैं बोल रहा हूँ तू इतना आलसी है ना, तू इतना आलसी है, जिंदगी में कुछ काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं उसी टाइम वही चीज अपने ऊपर पॉइंट आउट करके देखूँ, तो यार तू भी तो आलसी है, तू भी तो ऐसे करता है, तेरा भी तो मन नहीं करता, तुझसे भी तो गलतियां होती हैं, उसने कर दिया तो क्या हो गया, है ना। अगर हम उसी टाइम उस पॉइंट पे जहां पर मुझे गुस्सा आ रहा है, उसी टाइम पे अगर मैं ये चीज करूं, मतलब जो एरो मैंने उसकी तरफ टर्न किया हुआ है, अगर उस पोजीशन में मैं अपनी तरफ करूं, तो क्या होगा, अपने आप से वो गुस्सा दूर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गलतियां हर किसी से होती हैं, कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है ना। तो गलतियां हर किसी से होती हैं, अगर किसी उसने कुछ कह भी दिया किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या कुछ हो भी गया, तो अगर मैं उसको डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, उस एरो को चेंज कर देता हूँ, तो चेंज करने से क्या होगा, अपने आप से वो फीलिंग क्या होगी मेरे लिए, चेंज हो जाएगी, जो गुस्सा मुझे आ रहा था वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट। तो इस टाइप से, एक तो ये, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसके अलावा क्या है, दूसरा एक चीज और है इसी में पॉइंट है कि यस व्हाट आई हैव लर्न, ओ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, जिस इंसिडेंट से मुझे गुस्सा आ रहा है, जिस इंसिडेंट से मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा, गुस्से की वजह से मेरे लिए मेरे को क्या सीखने को मिला, मतलब कि सामने वाले ने मेरा कुछ बुरा किया। गुस्सा कब आता है, जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता, तभी तो गुस्सा आता है। गुस्सा आने का कारण क्या है, मैं किसी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो पर्सन मुझे खुश रखे, हैप्पी रखे, मेरे हिसाब से चले, अब वो नहीं चल रहा, तो मुझे गुस्सा आता है, यार मैंने इसके लिए इतना किया, ऐसा होता है ना लाइफ में। फ्रेंड्स में होता है ऐसे, यार मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने रात रात उसके नोट्स लिखे, उसको अपने नोट्स दिए, सब दिए, हाँ वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। अपने पे मेरे वाले पेपर में जिसको देखो, ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए, सीक्रेट है बात, किसी को बताना मत, ठीक है। तो मेरा एक एग्जाम था, फिजिक्स, मैं एक्चुअली नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में मैं मास्टर हूँ, मेरी पीएचडी भी फिजिक्स में है। तो मेरा फ्रेंड था और मैं थे, तो हम लोगों ने एग्जाम में एक टाई किया। मैंने बोला यार मैंने ना मैथ्स में ये वाली यूनिट नहीं की, तो वो बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जब मैथ्स का एग्जाम होगा ना मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो मैंने बोला कि वो कहता फिजिक्स में तुम मेरी हेल्प करना, मैंने कहा हाँ। तो जब ट्वेल्थ के एग्जाम होते हैं तो उसमें कोड आते हैं ना, कोड वाइज होता है, ABC। तो मैंने उसको बीच पेपर में उसको इतना हेल्प किया फिजिक्स में, अच्छे 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 से, बहुत अच्छे से। तो मैथ्स के पेपर में मुझे आता था, एक MCQ नहीं आता था, तो मैंने ना उसको इतना पॉइंट किया, यार ये वाला बता दे, ये वाला बता दे। तो क्या हुआ, वो पीछे ही ना मुड़े, वो पेपर में पीछे ही ना मुड़े। कहता कहता मेरे को देखना पड़ेगा पीछे तेरा क्वेश्चन। मैंने बोला कि मैं तो तेरा पेपर देखे बिना तुझे फिजिक्स का पेपर बता दिया, तू मुझे नहीं बता रहा। तो मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। हालांकि मेरे फुल मार्क्स ही आए थे उसमें भी, वो बात अलग है, वो MCQ मेरा बाय चांस ठीक हो गया। लेकिन उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं रिस्क पे, क्योंकि कभी भी फ्लाइंग आ जाती है ना ट्वेल्थ के एग्जाम में, अगर आप दें तो कभी भी वो इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, है ना, ऐसे होता है ना। तो उस चीज से मैंने एक सीख ली कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, किसी की कुछ हेल्प कर रहे हो, हालांकि चीटिंग करवाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो,
तो लेने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखो। तो एक इंसिडेंस से आप क्या सीखते हो? इस इंसिडेंट से मैंने क्या सीखा कि अगर आप किसी को कुछ देते हो तो लेने की एक्सपेक्टेशन कम रखो। अगर वो कम रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप से गुस्सा नहीं आएगा। और जब गुस्सा आएगा तो क्या होगा, मैं और चीजों पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ सीख नहीं पाऊंगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक कर देता है, मेरी ग्रोथ को ब्रेक कर देता है। जब मुझे गुस्सा आएगा, मुझे एंजर होगा, तो क्या होगा, मैं फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक से बात भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ना मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाऊंगा, है ना, ना किसी से इंटरेक्ट कर पाऊंगा, ना मैं खाना खा पाऊंगा। जैसे गुस्से में कई लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, घर में गुस्सा आ रहा होता है, खाना छोड़ देते हैं, बोले क्या, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो गया ना, ब्रेकेज आ गया ना। लेकिन उस चीज से मैं क्या सीख रहा हूँ इंसिडेंट से, मुझे वो अगर मैं उस तरफ अपनी एनर्जी लगाऊंगा तो अपने आप से इंजर क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, अरेंजमेंट ऑफ नेचर फॉर अस, हमारे लिए। अगर हम ये सोचें, जैसे एक कपड़ा होता है व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का हैंकी होता है ना, व्हाइट कलर का हैंकी जब पॉकेट में रखो तो बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन 2 दिन बाद वही हैंकी निकालो, अगर 2 दिन यूज करें, ठीक है, बॉयज तो यूज कर लेते हैं 2-3 दिन, हाँ, तो तो वही हैंकी अगर 2-3 दिन के बाद निकालो तो वो क्या हो जाता है, देखने लायक नहीं होता। हाँ, कहाँ से उसके ऊपर डस्ट आ जाती है, कैसे, अच्छा यूज भी ना करो तो वो ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या बोलते हैं, उसको धोते हैं, उसको साफ करते हैं। तो जो धोबी होते हैं ना, उनसे पूछना कि अगर जो जिद्दी दाग होता है ना, उसको कैसे हटाएं। वो बोलते हैं उसको जितना पीटो ना जिद्दी दाग को, उतना ज्यादा जल्दी वो क्या होता है, क्लियर होता है, वो क्लॉथ से उतना ज्यादा क्लियर होता है। तो ऐसे ही हम लोग जब इस नेचर में रहते हैं ना, तो पॉजिटिव एटमोसफियर भी है, नेगेटिव एटमोसफियर भी है, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे माइंड पे पड़ता है। तो अब जब हम क्या करेंगे, जब हमें, नेचर क्या चाहती है कि हम लोग कहाँ जाएं, मतलब जो हमारे यहाँ जो भगवान है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको कुछ लोग नेचर भी बोल देते हैं, तो वो क्या चाहती है कि हम लोग सुधरें। ठीक है, कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़े? नहीं। तो वो नेचर ऐसी अरेंजमेंट करती है कि हम लोग सुधर जाएं। तो जैसे वो कपड़े में जो दाग लगा है उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसको रब किया जाता है ना बार बार। तो अगर हम ये सोचें कि ये जो जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है मेरे अराउंड, ये भगवान ने या नेचर ने अरेंज की है, इसलिए ताकि मैं सुधर जाऊं, ताकि मैं अपनी गलतियां देख लूं, ताकि मैं अपने फॉल्ट्स देख लूं। इसलिए नेचर ने ये जो अरेंज किया है, ये जो सब किया है, इससे अगर मैं ये सोचने लग जाऊं उस टाइम पे, तो क्या होगा, वो गुस्सा मेरा दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे नेचर कुछ सिखाना चाहती है, मेरा माइंड उस तरफ डेविएट हो जाएगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कर्मा। अगर आज मैंने किसी की टांग तोड़ी है, तो तो 2-3 हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद क्या होगा, वो चीज वापस से आएगी। जैसे ये बात सच है, ये प्रैक्टिकली आप लोग देखो भी। अगर आप कहते हैं ना कि किसी का लेके खा लेना और ये सब बोलते हैं ना कि अगर हमने किसी का बुरा कर दिया, तो वो चीज ना कहीं स्ट्राइक होती ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्राइक होती ही है, वो चीज कहीं ना कहीं वापस आ जाती है। तो हो सकता है कि किसी टाइम पे आपने उस पर्सन के साथ कुछ कुछ किया होगा, तो वो चीज राउंड होके आपके पास फिर से आ रही है, तो है ना। तो अगर हम उसको लॉ ऑफ कर्मा ले लें कि वो कर्म की वजह से आ रही है, जो मैंने कर्म किया है ना, उसकी वजह से वो चीज मेरे पास आ रही है, ठीक है। तो उससे भी क्या हो रहा है, अगर हम ये चीज रखें उस टाइम पे, ये चीज सोचें, तो क्या हो सकता है, तो वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने एंजर को। हाँ, तो इस टाइप से ये सब हुआ। तो अभी, अच्छा, ये तो अब तक हमने सुना कि हाँ डेली लाइफ में ये सब होता रहता है, चीजें होती रहती हैं। अब आते हैं भगवत गीता इस बारे में क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से सुने। भगवत गीता बोलती है, क्रोधाद भवति सम्मोह, स्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये भगवत गीता का सेकेंड चैप्टर का 63rd श्लोक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया, क्रोध निर्णय लेने की क्षमता को क्षीण करता है। अब गुस्सा आया मेरे को, तो कई लोग क्या करते हैं, गुस्सा आते ही क्या, सामने कुछ भी पड़ा होता है ना कई लोगों पे, वो वही उठा लेते हैं। हाँ, चाहे वो ईंट है, पत्थर है, लोहे की रॉड है, कुछ भी है, उसको उसी टाइम उठा लेते हैं कि आज तो मैं कुछ करके रहूंगा, ऐसा होता है ना।
तो यानी कि जब हमें गुस्सा आता है उस टाइम पे क्या होता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते। हाँ, हमारी डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है उसको ये कम कर देता है, क्षमता को कम कर देता है। और उससे क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है। भ्रम समझते हैं, सम्मोहन, जैसे सम्मोहन होता है ना, सम्मोहन विद्या, वशीकरण जिसको बोलते हैं। वशीकरण में क्या होता है, व्यक्ति का अपने ऊपर काबू नहीं रहता। वो किसी और के नियंत्रण में हो गया। तो और फिर क्या होता है, जब स्मृति भ्रमित हो जाती है, मतलब स्मृति भ्रमित हो जाती है, मतलब अब हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो बुद्धि का नाश हो जाता है। हाँ, अब मैंने गुस्से में आके किसी का मर्डर कर दिया, मैंने कभी किया नहीं वैसे, ना मैं कर सकता ऐसा लगता नहीं मुझे कि मैं कभी करूंगा। पर मैंने गुस्से में आके किसी का मर्डर कर दिया, क्यों? हाँ, उस मेरे हाथ में चाकू दिखा सामने, मैंने पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मर गया, अब मैं क्या करूंगा? हाँ, अब मैं क्या करूंगा, तो पुलिस आएगी मुझे पकड़ेगी। हाँ, लेकिन गुस्से के टाइम पे क्या था, उस टाइम मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि का उस समय नाश हो गया था। और फिर मनुष्य का पतन हो जाता है, फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है, जेल में। हम्म तो गुस्सा आने से, भगवत गीता इस बात को कह रही है। हाँ, ये बात अभी तो हमें साइकेट्रिस्ट और ये सब बोल रहे हैं ना, एंजर मैनेजमेंट और ये सब। हाँ, लेकिन भगवत गीता में 5,000 साल पहले ही भगवान ने बात बता दी कि गुस्सा लेने से हमारी सोचने समझने की शक्ति क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और बुद्धि का नाश हो जाता है, और नाश होने से पतन हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग वो देखते हैं ना, पार्लियामेंट पार्लियामेंट में होता है ना, वो गुस्से में क्या क्या कर देते हैं वो लोग। हाँ, तो वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं। तो वो कुछ बोलता है, अपोजिशन वाला कुछ बोलता है, अपोजिशन वाला कुछ बोलता है, सामने वाला कुछ बोलता है, तो वहां पे इतनी लड़ाई हो जाती है, वो आपस में चेयर्स ही उठा लेते हैं। वहां पे इतनी लड़ाई हो जाती है, आपस में चेयर्स ही उठा लेते हैं कि उनको, और वो लाइव हो रहे हैं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में वो लाइव हो रहे हैं। और उस टाइम उनको, उस समय उनको लोगों ने इलेक्ट किया, वहां पे भेजा, और ऐसे लोग उस टाइम पे लाइव में लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि का नाश हो गया, पतन हो गया। हम्म जैसे, अब मुझे ज्यादा पता नहीं, बिग बॉस आता है, बिग बॉस है ना, मतलब एक्चुअली डिस्कस करते हैं ना आपस में। अब इंटरेस्ट ना भी हो ना, तो जैसे लंच करने जाओ कुछ हो तो लोग बोलते हैं। तो बिग बॉस में जब कोई जाता है सेलिब्रिटी, हम्म तो वहां पर क्या होता है, शुरू में तो वो बहुत अच्छा होता है, उसके बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन जब वो गुस्सा करता है ना, और कुछ ऐसे वर्ड्स बोलता है, अच्छे वर्ड्स नहीं बोलता, तो लोगों के सामने उसकी इमेज कैसी हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि गुस्से में वो अपनी जो पर्सनैलिटी थी उसने बनाई थी इतनी मेहनत से, इतनी इतनी उसने मेहनत की थी उस पे, वो क्या हो गई, बिल्कुल डाउन हो गई। तो इसीलिए ये सब रहता है, भगवत गीता में इस बात को बता रही है। ठीक है, तो आई थिंक अभी सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है आज का। तो मुझे तो बड़ा मजा आया बताने में, है ना, आप लोगों को सुनने में पता नहीं कैसा लगा, दैट इज अनदर इशू। सो नाउ वी आर गोइंग टू द इंटरेक्टिव सेशन। सो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो बेसिकली मैं एक बार सम अप करना चाहूंगी कि जो हमने इस सेशन में सीखा। फर्स्टली हमने सीखा कि एंगर क्या चीज होती है। तो वो क्या होता है, एक इमोशन है। जैसे हमारे पास और इमोशंस होते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, खुश दुख हो रहे हैं, हम एक्साइटेड हो रहे हैं। तो एंगर भी एक इमोशन है जो कि फर्स्ट स्टेप है हमें अपने डेंजर की ओर लेकर जाने का। तो एंगर दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंगर बहुत अच्छा होता है हमारी लाइफ के लिए। कैसे? वो हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की ओर लेकर जाएगा, हमारी हमें हमारी बैड हैबिट्स को चेंज करने में हेल्प करेगा, या हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एंगर। दूसरी तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं एंगर के, जिसकी वजह से, जैसे हमने इम्पल्सिव एक्सक्लूसिव एंगर के बारे में सुना, जिससे क्या होएगा हमें, कि हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीजों पर एंगर होने की वजह से। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एंगर। देन थर्ड पॉइंट क्या था हमारे इस सेशन का, कि मैनेजमेंट कैसे करें अब इस एंगर के लिए। तो उसके लिए हमने जैसे पॉइंट सुना कि पॉइंटिंग ऑफ एरो चेंज करना है। अब तक हम पॉइंट कर रहे थे गुस्से में किसी और की तरफ, कि तूने ये करा, तूने वो करा। अब वो चीज हमें अपने ऊपर सोच के देखनी है, कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं भी ऐसे ही स्टेप लेता। तो अगर उसने कर दिया तो लेट इट बी।
जाने दो उस चीज को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है हमें उस हाँ, तरह से। एक एक पॉइंट इसमें और था कि अगर हम किसी को पॉइंट कर रहे हैं, लाइक मैं इसको पॉइंट कर रहा हूँ, तो 3 फिंगर्स मेरी तरफ पॉइंट हो रही हैं पहले। अगर मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो पहले 3 फिंगर्स मेरी तरफ पॉइंट हो रही हैं कि मैं क्या उसको पॉइंट आउट करने के लायक हूँ, आई एम एलिजिबल टू पॉइंट दैट पर्सन। तो इसीलिए ये भी पॉइंट उसमें था। ओके ओके, यू कैन प्रोसीड। तो एरो पॉइंटिंग हमें चेंज करनी है अपनी लाइफ में, अगर हम अपना एंगर को मैनेज करना चाहते हैं। दूसरा, व्हाट वी हैव लर्न, अपने लास्ट गुस्से में हमने आके ये चीज करी थी तो ये चीज हुआ, उस चीज से हमें सीख लेनी है और दोबारा से उसी सेम पॉइंट पर आके हमें गुस्सा नहीं करना है, उस चीज से लेसन लर्न करना है। थर्डली, अरेंजमेंट ऑफ नेचर वाला पॉइंट सुना हमने। और फोर्थ, हमें लॉ ऑफ कर्मा पर बिलीव रखना है कि अगर मैं आज गुस्से में ये स्टेप लूंगा तो कल को घूम फिर के मेरे ऊपर भी ये चीज आएगी। एंड इट इज ट्रू कि वो होता ही होता है। हम लोग एक फ्रेज यूज जनरली अपनी फ्रेंड्स में करते हैं कि कर्मा इज अ डैश, वी ऑल नो कि व्हाट इज दैट। तो तो कहीं ना कहीं ये चीज सच ही है, दिस फ्रेज इज वेरी मच ट्रू कि हाँ, कर्मा के हिसाब से होता है। तो अगर आज एंगर में मैं कुछ करूंगी तो आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद वो चीज मेरे ऊपर रिपीट होकर आएगी। तो बेसिकली आज का सेशन इस चीज से रिलेटेड था। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिलेटेड टू दिस सेशन, पुराने सेशन में हमने जिसमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखा था उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, वी विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। और लास्ट सेशन से रिलेटेड मुझे एक गर्ल का क्वेश्चन आया था। बाय द टाइम अगर आप किसी का क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, हम एड्रेस करेंगे। इतने मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस कर रही हूँ जो मुझे लास्ट सेशन में एक गर्ल ने पूछा था कि हमने लास्ट सेशन में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सीखा था, जिसमें हमारा एक पॉइंट था कि हम अपना टाइम वेस्ट क्या है, गलत चीजों में कर रहे हैं। टाइम अपना जो है गलत चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? कि हम रील्स देख रहे हैं 1-1 घंटा, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कि हमारा टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है, बजाय कि जहां पर मुझे लगाना चाहिए, कि जो मेरा लाइफ का गोल है कि मैं वहां पर लगाऊं। तो उनका क्वेश्चन था कि आफ्टर दिस सेशन हम कुछ टाइम तो मोटिवेटेड रहे कि हाँ, मुझे रील्स नहीं देखनी है, आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन माई गोल, कि अपने गोल पर फोकस रहना है मुझे। बट थोड़े टाइम बाद फिर से वही चीज रिपीट होने लग जाता है कि 2 दिन 3 दिन फॉलो किया इस चीज को मोटिवेटेड होकर इस सेशन से, उसके बाद दोबारा से मैं रील्स देखने लग गई और अपना फोकस ऑफ द गोल जो है मैं भूल गई। तो इस चीज के लिए कांस्टेंट कैसे रहूं मैं, उनका क्वेश्चन ये था। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हम जब छोटे थे तो हम प्री नर्सरी में जाते थे, नर्सरी में जाते थे तो हमें क्या है, ABCD सिखाई जाती थी। हमें स्कूल में पहले ABCD बोलना सिखाया गया, A B C। फिर हम घर पर आते थे, वही चीज हमें हमारे पेरेंट्स रिपीट करके सिखाते थे। अगले दिन हम दोबारा स्कूल जाके सेम चीज सीखते थे। हमने प्री नर्सरी में, नर्सरी में 1-2 क्लासेस तक ABCD को ही सीखा। हम फर्स्ट टाइम में तो नहीं सीख गए थे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट बोलना। धीरे धीरे पहले हमने ए बोलना सीखा, बी बोलना सीखा, फिर ए को लिखना सीखा, फिर ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, ये चीज सीखा। ये प्रोसेस क्या था? एक लॉन्ग प्रोसेस था, नॉट अ 1 डे प्रोसेस कि एक दिन में आपको सब कुछ ए से लेटर्स भी बनाने आगे, वर्ड्स बनाने आगे, सब कुछ आ गया। ये चीज नहीं हुआ हमारे साथ। उस चीज को क्या लगा? टाइम लगा। सिमिलरली इस चीज में है कि जो हमारी चीज बन चुकी है कि हाँ, मैं अपना टाइम यहाँ पर दे रही थी रील्स में, तो मेरा माइंड जो है वहां पर जाएगा। उस चीज से हट के अपने फोकस पर आने में हमें टाइम लगेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, कि एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक दिन में आप फोन वर्किंग कम कर दोगे, जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज को कम करके अपना सारा ध्यान पढ़ाई में या जहां पर आपको देने की जरूरत है वहां देने लग जाओगे। ये एक दिन में नहीं होगा। उसमें क्या है, आपको विद द टाइम टाइम लगेगा, धीरे धीरे। तो इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक टाइम टेबल बना सकते हैं, उससे स्टार्टिंग कर सकते हैं कि मैं पूरे दिन में अगर 1 घंटा मोबाइल चला रहा था तो आज से मैं सिर्फ हाफ एन आवर ही मोबाइल चलाऊंगा। और अपने मोबाइल में क्या है, आजकल तो इतने सारे फीचर्स हैं, इंस्टाग्राम ऑल्सो प्रोवाइड दिस फीचर कि हम अपने फोन में टाइमर लगा सके कि इतने टाइम बाद मेरा इंस्टाग्राम बंद हो जाए, इतने टाइम बाद मेरा फेसबुक बंद हो जाए। तो आपने अगर अपने फोन में ही टाइमर लगा दिया 20 मिनट्स का, तो जब 20 मिनट्स आप अपना फोन चला लोगे उसके बाद आपका फोन आपको खुद नोटिफिकेशन दे रहा है कि ना अब आप इंस्टाग्राम और नहीं चला सकते हो।
तो इस तरह से हम अपने टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं जो हम गलत चीज में दे रहे हैं। तो फिर आपको नोटिफिकेशन आएगी, फिर आपको दिमाग में आएगा, अरे हाँ मुझे फोन नहीं चलाना था, मेरा फोकस तो कहीं और है। जब हमारे पास कोई पिन पॉइंट करने वाला नहीं होता। बचपन में क्या है, टीचर्स पेरेंट्स हमें पिन पॉइंट कर रहे थे कि ए फॉर एप्पल सीख, बी फॉर बॉल सीख। बट अभी हमारे पास पिन पॉइंट करने के लिए कोई नहीं है कि रील्स में टाइम वेस्ट मत कर, पढ़ाई पर टाइम दे। तो उस पिन पॉइंट करने के लिए भी हम खुद से पिन पॉइंट बना सकते हैं, ये बाय दिस नोटिफिकेशंस एंड ऑल। और अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि यार सुन, मुझे तुझे याद कराना है कि मैं इससे इतनी देर से ज्यादा फोन ना चलाऊं। हम देखो, हम जब कॉलेज में होते हैं तो पूरे कॉलेज टाइम में तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे लेक्चर्स होते हैं फोन चलाने का। वाइल ट्रैवलिंग या जब हम घर पर आ जाते हैं, बैठते हैं, तब हम ये करने लगते हैं, और उस वक्त हम इतना फ्लो में चले जाते हैं कि हम बहुत ज्यादा चला लेते हैं। वहीं पर हमारा टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। तो यहीं से हमें टाइम मैनेजमेंट सीखनी है कि हाँ, पूरे दिन में सिर्फ 20 मिनट्स मैं फोन को दूंगा, और जो मैंने 10 मिनट्स कहा था कि मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं वो करूंगा ही करूंगा। अगर दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, कि धीरे धीरे उसका टाइम कम हो रहा है और मेडिटेशन का टाइम इंक्रीज हो रहा है, उससे आपकी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट आएगी, और उससे एंगर मैनेजमेंट। ये उसका उनका आंसर था। आई होप वो सेटिस्फाई होंगे। अगर स्टिल उनका कोई क्वेश्चन है और या कुछ है तो वो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, किसी और का भी कोई क्वेश्चन है हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगर आप बाद में भी क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं इन ग्रुप या पर्सनली वैभव या अंशिका को, आप उनको भी कर सकते हैं। हम अगले सेशन में पर्सनली भी आंसर कर देंगे क्वेश्चन को। अब हम मेडिटेशन क्लास करते हैं। आप सभी 5 मिनट्स के लिए अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, और अब हम मेडिटेशन सेशन करेंगे 5 मिनट्स के लिए। आप आईज क्लोज कर लीजिए। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। सो हम यहीं पर एंड करते हैं अपना सेशन, और हम आप सबको ग्रुप में एक लिंक भेजेंगे जिसमें एंगर इश्यूज को कैसे कंट्रोल किया जाए उससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी वीडियो है। तो उससे देख के भी आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगी और पॉइंट्स आप रिमेम्बर और अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके। Okay, thank you very much. Thank you, everyone.